नमस्कार। कभी रात को अजीब सा सपना देखकर सोचा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हम्म। यूं ही आ गया होगा, या शायद इसमें कोई गहरा राज छुपा है। हाँ, अक्सर ये सवाल मन में आता है। आज हम सिगमंड फ्रॉइड के सपनों की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास फ्रॉइड की मशहूर किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और उससे जुड़े कुछ लेख हैं। जी। इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी ये जो बेतरतीब से लगने वाले सपने हैं, हाँ। क्या वो वाकई हमारी छिपी इच्छाओं, डर और यादों का आईना हो सकते हैं, जैसा फ्रॉइड का मानना था। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो चलिए इन विचारों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि फ्रॉइड के हिसाब से हमारे सपनों की इस पहेली का हल क्या है। शुरू करते हैं। फ्रॉइड का सबसे बड़ा और शायद सबसे चौंकाने वाला आइडिया ये था कि हर सपना, चाहे वो कितना भी अजीब लगे या बुरा क्यों ना लगे, वो किसी ना किसी इच्छा को पूरा करता है। हाँ, विश फुलफिलमेंट। हाँ, विश फुलफिलमेंट। पर ये इच्छाएं अक्सर वो नहीं होती जो हम जागते हुए सोचते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर दबी हुई, छिपी हुई होती हैं। अच्छा, और यहीं पर फ्रॉइड दो तरह के सपनों के कंटेंट की बात करते हैं। दो तरह के। हाँ, एक है मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी सपने की वो कहानी जो हमें याद रहती है, जो ऊपर से दिखती है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है लेटेंट कंटेंट, यानी उस कहानी के पीछे छिपा हुआ असली मतलब। छिपा हुआ मतलब। हाँ, वो दबी हुई इच्छा या विचार। और इन दोनों के बीच खड़ा है हमारे दिमाग का एक सेंसर। सेंसर? ये क्या चीज है? सोचिए, ये दिमाग का एक दरबान है। दरबान? हाँ, इसका काम है हमारे अचेतन मन की, मतलब अनकॉन्शियस माइंड की, उन इच्छाओं और विचारों को सीधे सीधे चेतन मन तक, कॉन्शियस माइंड तक आने से रोकना। क्यों रोकना? क्योंकि शायद हम उन्हें सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा। रात में ये दरबान थोड़ा ढीला पड़ जाता है, पर पूरी तरह सोता नहीं। ओके। इसलिए अचेतन मन को अपनी बात कहने के लिए भेष बदलना पड़ता है, विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पड़ता है, ताकि वो सेंसर को चकमा दे सकें। सही पकड़ा। अच्छा, तो सपना एक तरह से कोड भाषा में बात कर रहा है। फ्रॉइड ने इसे समझने के लिए अपने ही सपनों का इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे वो इरमा के इंजेक्शन वाला सपना काफी मशहूर है। उसमें क्या हुआ था? हाँ, वो सपना फ्रॉइड के लिए एक अहम मोड़ था। संक्षेप में कहूँ तो फ्रॉइड ने सपना देखा कि वो एक पार्टी में अपनी मरीज इरमा से मिलते हैं, जिसे वो ठीक से ठीक नहीं कर पाए थे। और सपने में वो इरमा को उसकी हालत के लिए थोड़ा डांटते भी हैं। अच्छा। फिर इसके गले में कुछ अजीब निशान देखकर घबरा जाते हैं। दूसरे डॉक्टर आते हैं, जांच होती है, और आखिर में पता चलता है कि इरमा की हालत फ्रॉइड के दोस्त ओटो के दिए एक लापरवाह इंजेक्शन की वजह से खराब हुई है। ओहो। जिसमें कोई अजीब सा केमिकल, ट्राइमेथिलामाइन ऐसा कुछ था। तो ऊपर से देखने पर ये एक डॉक्टर की चिंता वाला सपना लगता है, लेकिन फ्रॉइड ने इसका लेटेंट कंटेंट क्या निकाला? वो छुपी हुई इच्छा क्या थी इसमें? फ्रॉइड का विश्लेषण था कि ये सपना उनकी इस गहरी इच्छा को पूरा कर रहा था कि इरमा की बीमारी की जिम्मेदारी वो उन पर ना आए, बल्कि उनके दोस्त ओटो या किसी और पर चली जाए। अच्छा, मतलब वो खुद को बचा रहे थे। हाँ, एक तरह से सपने के जो अजीब लगने वाले हिस्से थे, जैसे डॉक्टर एम का बदला हुआ चेहरा या उस केमिकल का नाम, ये सब उनके दिन भर के अनुभवों, उनकी चिंताओं और उनकी दबी हुई भावनाओं से जुड़े थे। सपने ने उन सबको मिला जुलाकर, तोड़ मड़ोड़ कर एक कहानी बना दी, ताकि वो अपराध बोध से मुक्त महसूस करे। बिल्कुल। ये सपना असल में फ्रॉइड के मन को अपराध बोध से मुक्त कर रहा था। कमाल है। मतलब सपने हमारे मन के वकील बन जाते हैं, हमें सही ठहराने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ऐसे जटिल लंबे सपनों पर ही लागू होता है? छोटे मोटे सपनों का क्या? फ्रॉइड का मानना था कि सिद्धांत वही रहता है। बहुत सीधे साधे सपने भी इच्छा पूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए रात में प्यास लगी, तो सपने में घटाघट पानी पी लिया। हाँ, ये तो होता है कभी कभी। ये क्या है? ये शरीर की जरूरत पूरी करने की इच्छा है, ताकि नींद न टूटे। फ्रॉइड इसे कन्वीनियंस ड्रीम कहते थे। अच्छा, सुविधा वाला सपना। हाँ। या उनका वो दोस्त जिसने सपना देखा कि वो हॉस्पिटल में है, ताकि सुबह जल्दी ना उठना पड़े। हाँ, मन बहाने ढूंढ लेता है। बिल्कुल। और बच्चों के सपने, वो तो शायद और भी साफ होते होंगे, उनमें ये सेंसर वगैरह कम काम करता होगा। हाँ बिल्कुल, बच्चों के सपनों में ये विश फुलफिलमेंट अक्सर बिना किसी लाग लपेट के दिखता है। जैसे फ्रॉइड की बेटी एना, जिसे झील पर नाव की यात्रा बहुत पसंद आई थी। हाँ। लेकिन वो जल्दी खत्म हो गई। रात को उसने सपना देखा कि यात्रा चलती ही जा रही है। वाह,
या उनका भतीजा जिसे दिन में अपनी पसंद की चेरीज दूसरों को देनी पड़ी थी। उसने रात में सपना देखा कि उसने सारी चेरीज खुद ही चट कर ली हैं। हाँ, जो दिन में नहीं मिला वो रात में सपने में हासिल हो गया। एग्जैक्टली। तो ये तो समझ आया कि फ्रॉइड के हिसाब से सपने इच्छाएं पूरी करते हैं। पर सवाल ये है कि सपनों में ये अजीब अजीब चीजें, ये कहानियां, ये आती कहां से हैं? इनका कच्चा माल क्या है? ये दिलचस्प सवाल है और फ्रॉइड ने पाया कि सपनों का मसाला अक्सर दिन में हुई उन छोटी मोटी गैर जरूरी लगने वाली घटनाओं या बातों से आता है। अच्छा, जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। हाँ, जिन पर हम जागते हुए शायद ध्यान भी नहीं देते। इसे उन्होंने दिन का अवशेष कहा, डेज रेजिड्यू। दिन का अवशेष? हाँ, ये वो बारीक धागे होते हैं जिन्हें सपना पकड़कर अपनी कहानी बुन लेता है। कोई उदाहरण है इसका, कुछ मजेदार सा? हाँ, जैसे फ्रॉइड के एक मरीज ने सपने में कटु स्वाका नाम की ड्रिंक ऑर्डर की। कटु स्वाका? ये क्या है? हाँ, जागने पर उसे भी याद नहीं आया कि ये क्या है। बाद में पता चला कि एक असली पॉलिश लिकर का नाम था। अच्छा। जिसका विज्ञापन वो महीनों से रोज 2 बार एक बिलबोर्ड पर देखता था, पर कभी सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली उस पर ध्यान नहीं दिया था। पर दिमाग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ, दिमाग ने उस अनदेखी जानकारी को सपने में इस्तेमाल कर लिया। यानी हमारा दिमाग दिन भर बहुत कुछ रिकॉर्ड करता रहता है, भले ही हमें पता न चले। और सिर्फ हाल की बातें ही नहीं, शायद पुरानी भूली बिसरी यादें भी सपनों में लौट आती हैं। बिल्कुल। फ्रॉइड का मानना था कि बचपन की यादें सपनों का एक बहुत बड़ा खजाना है। बचपन की यादें? हाँ, कई बार ऐसी बातें सपनों में याद आ जाती हैं जिन्हें हम पूरी तरह भूल चुके होते हैं। सच में? हाँ, जैसे एक शोधकर्ता थे एल्फ्रेड मोरे। उन्होंने सपना देखा जिसमें उन्हें अपने बचपन के शहर के एक चौकीदार सीसे का नाम याद आया। सीसे? हाँ, जागने पर उन्हें ये नाम बिल्कुल याद नहीं था, पर जब उन्होंने अपनी पुरानी नौकरानी से पूछा तो उसने पुष्टि की कि हाँ, सीसे नाम का चौकीदार हुआ करता था। अरे वाह, यानी दिमाग की हार्ड ड्राइव में सब सेव रहता है। कमाल है। और शरीर का क्या रोल है? जैसे वो पुरानी कहावत है ना, सपने पेट से आते हैं। क्या शारीरिक उत्तेजनाएं जैसे कोई दर्द हो या कोई आवाज हो, वो सपनों को प्रभावित करती हैं? हाँ, फ्रॉइड मानते थे कि शारीरिक उत्तेजनाएं, जिन्हें वो सोमैटिक स्टिमुलाई कहते थे। सोमैटिक स्टिमुलाई? हाँ, वो सपनों को शुरू कर सकती हैं या उनके कंटेंट का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन यहाँ फ्रॉइड का नजरिया थोड़ा अलग था। कैसा? वो मानते थे कि ये उत्तेजनाएं सिर्फ कच्चा माल देती हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल। हाँ, सपना उस माल का इस्तेमाल कैसे करेगा, उसे किस कहानी में फिट करेगा, ये दिमाग के अंदरूनी मनोवैज्ञानिक कारणों और इच्छा पूर्ति के मकसद से तय होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पेट में गड़बड़ हुई तो सपना सिर्फ पेट दर्द का ही आएगा? जरूरी नहीं। हो सकता है पेट दर्द सपने को शुरू करे, लेकिन सपना उस दर्द को किसी और कहानी में बुन दे। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मौरी ने खुद पर प्रयोग किए थे। एक बार सोते हुए उनके होंठ पर पंख फेरा गया, तो उन्हें सपने में एक भयानक टॉर्चर का सीन दिखा, जिसमें उनके चेहरे पर पिच का मास्क लगाया जा रहा था। अरे बाप रे, हल्के से पंख से इतना भयानक सपना? हाँ, बाहरी सेंसेशन तो हल्का सा था, पर दिमाग ने उसे अपनी कहानी में अपनी इच्छाओं और डरों के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया। और वो गिलोटीन वाला सपना भी कुछ ऐसा ही था? हाँ, वो मशहूर गिलोटीन वाला सपना, जिसमें सोते हुए बिस्तर का एक लकड़ी का टुकड़ा एक व्यक्ति की गर्दन पर गिर गया। और उसे सपना आया कि उसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में गिलोटीन से सजा दी जा रही है। शारीरिक सेंसेशन ने सपने को ट्रिगर किया, लेकिन कहानी दिमाग ने बनाई। तो शारीरिक सेंसेशन सिर्फ एक चिंगारी है, आग तो दिमाग की अपनी इच्छाएं और यादें लगाती हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, कुछ सपने ऐसे भी तो होते हैं जो बहुत आम हैं, मतलब ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी आते हैं। फ्रॉइड ने टिपिकल ड्रीम्स कहा था शायद। हाँ, टिपिकल ड्रीम्स। और फ्रॉइड का मानना था कि इन आम सपनों का मतलब भी अक्सर एक जैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि वो इंसानी अनुभव की किसी आम यूनिवर्सल बात से जुड़े होते हैं। जैसे कौन से हैं ये टिपिकल सपने? जैसे एक बहुत ही आम सपना है सपने में खुद को नंगा या अधूरे कपड़ों में पाना, अक्सर लोगों के बीच। हाँ, ये तो बहुत लोगों को आता है और इसमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है ना, छिपने का मन करता है। बिल्कुल, शर्म महसूस होती है, आप हिल नहीं पाते या शायद हिलना नहीं चाहते। लेकिन मजे की बात यह है क्या कि सपने में जो दूसरे लोग मौजूद होते हैं वो अक्सर बिल्कुल बेपरवाह दिखते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, ये भी होता है। ऐसा क्यों? फ्रॉइड के मुताबिक ये बेपरवाही भी एक तरह की इच्छा पूर्ति है।
काश असल जिंदगी में भी लोग इतना ध्यान ना देते। हाँ, अच्छा। लेकिन शर्म फिर भी बनी रहती है। तो फ्रॉइड के हिसाब से इसका मतलब क्या है? ये शर्म क्यों और वो नंगापन क्यों? फ्रॉइड इसे बचपन की भूली हुई यादों से जोड़ते हैं। बचपन से कैसे? जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने शरीर को लेकर कोई शर्म नहीं होती। हाँ, वो तो है। वो घर में या परिचितों के सामने आराम से बिना कपड़ों के घूमते हैं। ये उनके लिए एक तरह का पैराडाइज या स्वर्ग जैसा समय होता है, बिना शर्म और रोक टोक का। सपना हमें उसी दौर की याद दिलाता है। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, समाज के नियम सीख गए हैं। हाँ। तो वो बचपन की आजादी अब शर्मिंदगी का रूप ले लेती है। और वो जो बेपरवाह दिखने वाले लोग हैं सपने में, हाँ। वो शायद हमारे बचपन के वो दर्शक हैं जिनके सामने हमें तब शर्म नहीं आती थी। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, कमाल है। एक और आम सपना है जो लोगों को बहुत परेशान करता है। कौन सा? किसी करीबी रिश्तेदार की मौत का सपना, जैसे माता पिता या भाई बहन। इसे देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं कि क्या वो सच में ऐसा चाहते हैं। हाँ, ये सपने बहुत विचलित करने वाले हो सकते हैं, वाकई। लेकिन फ्रॉइड का कहना था कि इसे सीधे सीधे आज की इच्छा मानना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या है ये अक्सर बचपन की बहुत पुरानी दबी हुई भावनाओं या प्रतिद्वंदिता का नतीजा हो सकता है, राइवलरी का। बचपन की राइवलरी किसके साथ? जैसे जब घर में छोटा भाई या बहन आता है तो बड़े बच्चे के मन में जलन या गुस्सा आ सकता है। हाँ, कि अब प्यार बंट जाएगा। बिल्कुल। उस वक्त मन में शायद ये ख्याल आए, काश ये ना होता। ये भावना स्वाभाविक है, पर समाज इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये दब जाती है। अच्छा, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात भी इसी से जुड़ती है क्या? हाँ, फ्रॉइड के जो विवादास्पद सिद्धांत हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के, वो भी यहीं आते हैं। वो क्या थे संक्षेप में? लड़के का अनजाने में पिता को प्रतिस्पर्धी मानना और माँ के प्रति झुकाव, और लड़की का माँ को प्रतिस्पर्धी मानना और पिता के प्रति झुकाव। ये बचपन की भावनाएं हैं जिन्हें समाज अस्वीकार करता है। तो ये दब जाती हैं और बाद में सपनों में बदले हुए रूप में, जैसे कि माता पिता की मौत के सपने के तौर पर सामने आ सकती हैं। तो फ्रॉइड ये नहीं कह रहे कि बड़े होकर भी हम ऐसा चाहते हैं? नहीं, फ्रॉइड जोर देते थे कि ये बचपन की दबी हुई इच्छाएं हैं, वयस्क मन की सचेत इच्छा नहीं। यानी सपना सीधे सीधे नहीं बोल रहा है कि मैं आज ऐसा चाहता हूँ, बल्कि किसी पुरानी दबी हुई भावना को बाहर ला रहा है, वो भी घुमा फिरा कर। बिल्कुल सही। जैसे फ्रॉइड ने एक औरत का उदाहरण दिया जिसने अपनी भांजी की मौत का सपना देखा। विश्लेषण करने पर पता चला कि ये सपना असल में उसकी छिपी इच्छा उस पुराने प्रेमी से दोबारा मिलने की थी। अच्छा। जिससे वो पहली बार तब मिली थी जब उसकी बड़ी भांजी की मौत हुई थी। अरे देखिए, सपना कितना घुमाकर बात कह रहा है। मौत का सपना असल में प्यार की इच्छा से जुड़ा था। हाँ, इसीलिए सपनों को समझने के लिए उनकी भाषा को डिकोड करना जरूरी है। और यहीं पर फ्रॉइड की ड्रीम वर्क की प्रक्रिया आती है ना? हाँ जी। वो तरीके जिनसे दिमाग लेटेंट कंटेंट को मैनिफेस्ट कंटेंट में बदलता है, मतलब छिपे हुए मतलब को सपने की कहानी में। ये सपने इतने अजीब और उल्टे सीधे क्यों होते हैं, इसका जवाब शायद यही मिलेगा। सही पकड़ा। ड्रीम वर्क ही वो चाबी है जिससे सपनों की अजीब भाषा समझी जा सकती है। फ्रॉइड ने इसके कुछ मुख्य तरीके बताए। क्या है वो? पहला और सबसे जरूरी है कंडेंसेशन, मतलब संक्षेपण। कंडेंसेशन। हाँ, इसमें क्या होता है कि कई सारे अलग अलग विचार, यादें, भावनाएं या लोग, वो सब मिलकर सपने की एक ही तस्वीर, घटना या शब्द में सिमट जाते हैं। एक में ही सब? हाँ, जैसे किसी सपने में देखा एक व्यक्ति असल में 2-3 अलग अलग लोगों का मिला जुला रूप हो सकता है। यानी कम जगह में ज्यादा माल, जैसे कोई जिप फाइल होती है। हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। जैसे फ्रॉइड के अपने बोटैनिकल मोनोग्राफ वाले सपने में। हाँ। बोटैनिकल जैसा एक शब्द उनकी पत्नी के पसंदीदा फूल, उनके अपने एक पुराने लेख, एक डॉक्टर, स्कूल की यादें, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ था। बाप रे, एक शब्द में इतने सारे मतलब भरे थे। हाँ, ये है कंडेंसेशन। और दूसरा मुख्य तरीका क्या है? दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट? ये भी बहुत मजेदार है। डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है? इसमें सपने का जो जोर है, मतलब इमोशनल फोकस, वो किसी महत्वपूर्ण विचार या भावना से हटाकर किसी मामूली गैर जरूरी सी चीज पर डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि असली मुद्दा सेंसर की नजर से बच जाए। अच्छा, जैसे? कोई उदाहरण? जैसे फ्रॉइड के एक सपने में मुख्य मुद्दा था प्रोफेसर बनने की उनकी महत्वाकांक्षा और उससे जुड़ी चिंताएं,
ठीक है। लेकिन सपने में सारा जोर उनके एक दोस्त की सुनहरी दाढ़ी जैसी एक मामूली डिटेल पर था। सुनहरी दाढ़ी पे? हाँ, ये दाढ़ी उनके अंकल और उस दोस्त दोनों से जुड़ी थी, पर असली भावना यानी महत्वाकांक्षा से ध्यान हटाने का काम कर रही थी। महत्वपूर्ण चीज छिप गई और गैर जरूरी चीज सामने आ गई। तो कंडेंसेशन चीजों को मिला देता है और डिस्प्लेसमेंट ध्यान भटका देता है। और सपने प्रतीकों मतलब सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, फ्रॉइड मानते थे कि सपने अक्सर प्रतीकों के जरिए बात करते हैं, खासकर जब वो वर्जित इच्छाओं जैसे सेक्सुअलिटी से जुड़ी बातों को दिखाना चाहते हो। अच्छा। उन्होंने कई आम प्रतीक बताए, जैसे लंबी चीजें, डंडा, पेड़, हथियार, ये पुरुष जननांग का प्रतीक हो सकते हैं। और खोखले या बंद जगहें जैसे डिब्बे, गुफाएं, कमरे, ये स्त्री जननांग का। पानी में गिरना या निकलना जन्म का प्रतीक हो सकता है। राजा रानी, माता पिता के प्रतीक हो सकते हैं। हालांकि फ्रॉइड ने चेताया भी कि हर प्रतीक का मतलब हमेशा फिक्स नहीं होता, उसे सपने के पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूरी है। और सपने तर्क को भी तो अजीब तरह से पेश करते हैं, जैसे उल्टी बातें एक साथ दिखाना। बिल्कुल, सपने में लॉजिक हमारे जागते हुए के लॉजिक जैसा नहीं होता। हाँ, वो तो है। विरोधाभासी बातें एक साथ मौजूद हो सकती हैं, या तो ये या वो की जगह सपना ये भी और वो भी दिखा सकता है। अच्छा। और कभी-कभी किसी चीज को उसके बिल्कुल उल्टे से दर्शाया जाता है, जैसे किसी के प्रति सपने में बहुत ज्यादा प्यार दिखाना असल में दबे हुए गुस्से या आलोचना का प्रतीक हो सकता है। बाप रे, ये तो सच में एक पूरी कोड भाषा है। कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट, सिंबल, उल्टा लॉजिक, ये सब तिकड़म क्यों? बस इसलिए कि वो दरबान यानी सेंसर को धोखा दिया जा सके? हाँ। फ्रॉइड के अनुसार ये सारे ड्रीम वर्क के तरीके असल में सेंसरशिप का नतीजा है। नाक या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य हों, खासकर वो जो बचपन की दबी हुई इच्छाओं, गुस्से या सेक्सुअलिटी से जुड़ी हों। बिल्कुल, इसलिए सपना इन विचारों का भेष बदल देता है, उन्हें इस तरह तोड़ मरोड़ देता है कि वो सेंसर की पकड़ में ना आए और हमारी नींद भी खराब ना हो। हाँ, इस तरह सपना एक तरह से हमारी नींद का रखवाला भी बन जाता है। तो संक्षेप में कहें तो सिगमंड फ्रॉइड के लिए सपने रात में दिमाग की कोई रैंडम बेमतलब की फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे अचेतन मन से आने वाले संदेशे हैं, हमारी सबसे गहरी दबी हुई इच्छाओं की छिपी हुई पूर्ति हैं। बिल्कुल, सपने वो कच्चा माल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों, भूली हुई यादों और यहाँ तक कि शारीरिक संकेतों से लेते हैं। हाँ। लेकिन फिर ड्रीम वर्क के जरिए उसे कंडेंस करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, प्रतीकों में बदलते हैं, ताकि सेंसर को बाईपास किया जा सके। हाँ, फ्रॉइड ने तो यहाँ तक कहा था कि सपने अचेतन मन तक जाने वाला शाही रास्ता है। हाँ। रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ये नजरिया वाकई क्रांतिकारी था, जिसने मनोविज्ञान की दिशा ही बदल दी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि ये भी सच है कि फ्रॉइड के विचारों पर, खासकर उनके सेक्सुअलिटी पर इतना ज्यादा जोर देने पर काफी बहस हुई है और होती रहती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। कई मनोवैज्ञानिक उनके हर निष्कर्ष से सहमत नहीं है ना? हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। फ्रॉइड के सिद्धांत पत्थर की लकीर नहीं है, उन पर सवाल उठे हैं और मनोविज्ञान तब से काफी आगे भी बढ़ा है। सही है। लेकिन सपनों को गंभीरता से लेने, उन्हें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विषय बनाने का श्रेय वो काफी हद तक फ्रॉइड को ही जाता है। उन्होंने हमें अपने मन के एक अनदेखे हिस्से में झांकने का एक औजार दिया, एक तरीका दिया। तो अगली बार जब कोई अजीब सा सपना आए तो शायद उसे यूं ही खारिज करने की बजाय एक पल रुक कर सोचने लायक हो। शायद, कौन जाने, उस सपने की कोई मामूली सी दिखने वाली तस्वीर या कोई अटपटी सी भावना, हाँ, आपके अंदर छुपी किसी गहरी कहानी, किसी अनकही इच्छा या किसी पुराने डर का इशारा कर रही हो। ये सोचने वाली बात है, वाकई।